हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यूकेरियोटिक सेल्स में उपस्थित ऑर्गेनल्स और मेम्ब्रेन का एक ग्रुप होता है जो कि लिपिड और प्रोटीन के मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में साथ साथ काम करता है। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें अगर हम मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप इसका पार्ट है। अगर ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मुख्य भाग बनाते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, उसे हम डिस्कस करेंगे। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या अंतर्द्रव्यी जो जालिका होती है, यह सभी यूकेरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होती है। यह ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिनके अंदर कुछ यूकेरियोटिक सेल्स के एक्सेप्शन हैं जहाँ पे हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखने को नहीं मिलता। ये है आरबीसी, एग सेल्स और जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का अभाव होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो मेम्ब्रेन होती है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी एपरेटस के साथ में कंटिन्यूअस फॉर्म में रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन के अंदर हमें कुछ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत सारी इम्पोर्टेंट सिंथेटिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। इन एंजाइम्स को अगर हम देखें तो ये हैं स्टीयरेजेज, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, NADH डाइफरेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज और मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की लोकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में येलो कलर से आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप आप देख सकते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप के बाद में जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रही है वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देख सकते हैं आप, जिस पे राइबोसोम लगे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, साथ ही साथ में सिक्रेटरी वेसाइकल्स आप देख सकते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाद में ग्रीन कलर में आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वह है गोल्जी एपरेटस, और यहीं पे आपको लाइसोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। और सबसे एंडिंग में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं आप। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की स्ट्रक्चर के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की परिमाप और आकारिकी के बारे में अगर हम बात करें तो यह डिफरेंट जो सेल्स होती हैं उनकी मेटाबॉलिक जो स्टेज है, उनकी जो बाह्य परिस्थितियां हैं और साथ ही साथ सेल की जो एज है, इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर यह शेप डिपेंड करती है। मुख्यतः जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है यह यूनिट मेम्ब्रेन से बने हुए 3 फॉर्म्स में देखने को हमें मिलती है। ये फॉर्म्स हैं, पहला फॉर्म है लैमेलर फॉर्म जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं, सेकेंड फॉर्म है वेसिकुलर फॉर्म जिसे हम वेसाइकल कहते हैं, और थर्ड फॉर्म है ट्यूबुलर फॉर्म या ट्यूब्यूल्स। इन तीनों फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्म है सिस्टर्नी। तो जो सिस्टर्नी होती है यह लंबी चपटी नलिकाएं होती हैं जो कि समानांतर पंक्तियों में अरेंज्ड रहती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। इनकी अगर हम संख्या के बारे में बात करें तो जिन सेल्स में के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है उन सेल्स में सर्वाधिक हमें सिस्टर्नी देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की जो शेप होती है वह अनियमित होती है। थर्ड स्ट्रक्चर है वेसाइकल्स। वेसाइकल राउंड और ओवल शेप की हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के टाइप्स के बारे में। तो 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डायग्राम में भी हमने देखा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पाया जाता है। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसकी जो बाहरी सरफेस होती है उस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। इसके कारण हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं।
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली उन सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है जो कि लिपिड और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। इन सेल्स इस प्रकार की सेल्स हैं जैसे एडिपोज सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स जो कि लीवर में देखने को मिलती हैं, और हार्ट में उपस्थित कंडक्शन फाइबर्स के अंदर स्पर्मेटोसाइट और ल्यूकोसाइट के अंदर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टाइप है रेटिकुलम का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो बाह्य झिल्ली होती है, जो आउटर सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसके ऊपर हमें अटैच्ड राइबोसोम देखने को मिलते हैं। इस कारण हम इसे ग्रैन्युलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है, इस पे कुछ राइबोसोम स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिन्हें हम राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकंड के नाम से जानते हैं, अटैच रहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह मोस्टली उन सेल्स के अंदर देखने को मिलती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। इस प्रकार की सेल्स के एग्जाम्पल हैं जैसे पैनक्रिएटिक सेल, प्लाज्मा सेल, गोबलेट सेल और लिवर सेल। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस, कार्य के बारे में। सबसे पहला जो फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम डिस्कस कर रहे हैं वह है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत वो दोनों कैटाबोलिक और एनाबोलिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह है लिपिड्स की अगर हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड का सिंथेसिस इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन उपापचय। यकृत कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तन करना। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट नामक ग्लाइकोजिनोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि इस परिवर्तन के लिए ग्लाइकोजन को जो परिवर्तन होता है, ग्लाइकोजन का जो ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट फंक्शन है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन या निराविष्करण। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसमें कुछ डिटॉक्सिफाइड एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है। ये एंजाइम्स एंडोजीनस और एक्सोजीनस जो पदार्थ होते हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन की यह जो प्रोसेस होती है, यह साइटोक्रोम P450 की हेल्प से की जाती है। नेक्स्ट फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट या बलकृत अवलंब। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्र तक फैली हुई रहती है, यह जो स्ट्रक्चर, और अनेक कक्षों में विभाजित रहती है। ये जो कक्ष होते हैं, इनसे एक वैक्यूलर सिस्टम बनता है। इस प्रकार यह कोशिका द्रव की कोलाइडी संरचना को एक आधार और अवलंब प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट फंक्शन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है वह है पदार्थों का विनिमय या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। नलिकाओं के जाल के रूप में व्यवस्थित होने के कारण यह कोशिका एवं उसके बाह्य माध्यम के बीच पदार्थों के कंडक्शन संवहन के कार्य में सहायक होती है। नलिकाओं की झिल्ली के बीच अवकाशिकाओं तथा कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स साइटोसोल के मध्य भी पदार्थों का विनिमय होता रहता है, और यह जो विनिमय होता है, यह मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वह ओस्मोसिस, डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय अभिगमन के द्वारा होती है। अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट कैरियर्स
और परमीज एंजाइम हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वह यह है कि यह एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है जो कि साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम बनाता है, या हम कहें साइटोकैविटी नेटवर्क यह बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत सारी सिंथेटिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए इंक्रीज सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का कार्य भी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम एक इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की तरह भी कार्य करता है। देखते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की तरह सिस्टम की तरह किस तरह से कार्य करता है। तो अंतर्द्रव्य जालिका विभिन्न पदार्थों के आंतरकोशिकीय अभिगमन में सहायक होती है। आयनों एवं अणुओं का जो अभिगमन होता है वह मेम्ब्रेन फ्लो के द्वारा होता है। साथ ही साथ अंतर्द्रव्य जालिका, झिल्ली एवं जो केंद्रक कला है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में सांतत्य होने के कारण मेम्ब्रेन फ्लो द्वारा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आरएनए एवं न्यूक्लियोप्रोटीन का अभिगमन संभव हो पाता है। नेक्स्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है वह है अंतःकोशिकीय संवहन तंत्र, इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम की तरह यह कार्य करता है। देखते हैं ये कार्य किस प्रकार होता है। तो अंतर्द्रव्य जालिका की उपस्थिति अंतःकोशिकीय झिल्ली के अंदर एवं बाहर एक आयनिक ग्रेडियंट या हम कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्थापित करने में सहायक होती है। इस प्रकार की व्यवस्था विशेषतया पेशी कोशिका की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। इन कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय संवहन तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह सार्कोलीमा से पेशी तंतु के आंतरिक क्षेत्रों में आवेग संवहित करती है। इन आवेगों के प्राप्त होने पर ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एकत्रित कैल्शियम आयन कोशिका द्रव्य में विमुक्त हो पाते हैं, जो कि पेशी संकुचन में हेल्पफुल होते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह क्या करती है, मसल फाइबर के का जो आउटर सरफेस मेम्ब्रेन होती है उससे इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसमिट करती है। इसके डीप रीजन में, मसल फाइबर का जो डीप रीजन होता है वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करने का काम करती है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्प करती है। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रत्येक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में न्यूक्लियर एनवलप को बनाने में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि मेनली हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्पफुल रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के द्वारा बहुत सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो होता है, राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, इन सिंथेसाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन इंसर्टेड प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र करती है, जो अदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का कार्य करती है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेलुलर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की एक स्पेसिफिक साइट की तरह कार्य करती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जाना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? सभी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर उपस्थित कुछ मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनल्स का एक ग्रुप होता है जो कि प्रोटीन और लिपिड के मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसका जो फर्स्ट ऑर्गेनल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हमने जाना। इसका जो स्ट्रक्चर है, रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर होती है, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स, इनको डिटेल में हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके टाइप्स को,
दो तरह के इसके टाइप्स हमने स्टडी किए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इनके द्वारा किया गया जो कार्य होता है इसको हमने डिस्कस किया। और सबसे एंडिंग में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के द्वारा किए गए कार्यों को डिस्कस किया। ये कार्य कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पहला है मैकेनिकल सपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में हेल्प करता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और सबसे एंडिंग है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वह हेल्पफुल होता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कस किया। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेकेंड ऑर्गेनल गोल्जी एपरेटस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।